नमस्ते बच्चों। आज हम 11th क्लास का यूनिट 2 का टॉपिक पढ़ रहे हैं क्वांटम संख्या। क्या होती है क्वांटम संख्या और किस तरह से निकालते हैं मैं आपको वो समझाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्वांटम संख्या क्या होती है वो पता होना चाहिए। तो क्वांटम संख्या वो होती है जिसके माध्यम से हम पता लगाते हैं कि कोई भी जो परमाणु है, कोई भी परमाणु, उसकी आप 4 चीज़ें जानकारी ले सकते हो परमाणु की। पहला, उसका आकार कैसा है। सबसे पहले आप क्या निकाल सकते हो, आकार, उसकी आकृति और वो इलेक्ट्रॉन से कितनी दूरी पर है। इलेक्ट्रॉन से मतलब इलेक्ट्रॉन से नाभिक की दूरी क्या है, नाभिक की दूरी। ठीक है, तीसरी चीज़ आप क्या निकाल सकते हो कि वो उसका चक्रण क्या है। ठीक है, और उसका आकार हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से नाभिक की दूरी हो गई, इसका आपका चक्रण हो गया और इसकी आकृति कैसी है, क्या है, आकृति। तो ये सारी चीज़ें आप क्वांटम संख्या के माध्यम से पता कर सकते हैं। ठीक है, आकार, इलेक्ट्रॉन से नाभिक की क्या दूरी है, इलेक्ट्रॉन मैं लास्ट क्लास में आपको बता चुकी हूँ। चक्रण कैसा है, इलेक्ट्रॉन जैसे घड़ी की दिशा में घूम रहा है तो वो क्लॉकवाइज, और अगर विपरीत दिशा में घूम रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ चक्रण कैसा है, आकृति किस तरह की है। तो इन चारों चीज़ों का हम क्वांटम संख्या के आधार पर पता कर सकते हैं। ओके, तो क्वांटम संख्या की आपकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी। क्वांटम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो किसी परमाणु का आकार, उसकी आकृति, इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी, नाभिक से इलेक्ट्रॉन की जो दूरी होती है वो, और उसका जो चक्रण है, इसकी जानकारी हम किसी भी परमाणु की ले सकते हैं। ओके, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्वांटम संख्या। अब अपन देखें ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। तो सबसे पहले मैं आपको किसके बारे में बताऊंगी, मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में। ठीक है, ये क्वांटम संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसके द्वारा मुख्य कोश को दर्शाया जाता है कि उसका कोश क्या है। देखें आप, जैसे यहाँ पर है ये पहला कोश हो गया, ये दूसरा कोश हो गया, ये तीसरा कोश हो गया। ऐसे क्या होते हैं, कोशों की संख्या बढ़ती जाती है। पहला जो कोश होता है उसे हम K से प्रदर्शित करते हैं, दूसरे को L से, तीसरे को M से, अगले को N से, OP। इस तरह से कोश क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, मुख्य कोश कौन सा है जिसमें वो परमाणु उपस्थित है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें यही देखना पड़ेगा कि जो परमाणु है वो कहाँ का है, इस कोश का है, इस कोश का है, इस कोश का है, इस कोश का है, या आगे के और कोशों का है। तो इसको हम मुख्य क्वांटम संख्या के माध्यम से पता करते हैं। यह क्वांटम संख्या जिसके द्वारा हम किसके बारे में पता करते हैं, मुख्य कोश कौन सा है, मुख्य कोश के बारे में जानकारी लेते हैं और इसे हम N से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे, N से। चलिए अब अपन देखें किस तरह से निकालते हैं। जैसे n बराबर 1 है, n बराबर 2 है, n बराबर 3 है, n बराबर 4 है। ठीक है, तो n बराबर 1 है यानी वो किस में होगा, K में। 2 है तो वो काय में होगा, L में। 3 है तो वो कहाँ पे होगा, पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा वाला कहाँ पर आ जाएगा, M में। चौथा वाला कहाँ पर आ जाएगा, N में। ठीक है, अब हमको निकालना है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो 2 गुणित यहाँ पर कितना है, 1, तो 1 की घात 2 लिख लेंगे। 2 गुणित यहाँ पर कितना है, 2, तो 2 की घात 2 लिख लेंगे। 2 गुणित 3 की घात 2 लिख लेंगे और 2 गुणित 4 की घात 2 लिख लेंगे। ये फॉर्मूला आपको इनपुट करना है तो आपको पता चल जाएगा इस कोश में कितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा भरा सकते हैं, इसमें कितने भरा सकते हैं, क्योंकि कोश की संख्या क्या होती जा रही है, आकार में बढ़ता जा रहा है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी क्या होने लगते हैं, ज़्यादा आने लगते हैं। तो हम देखें यहाँ पे 1 एकम 1 और 2 का 1 में किया तो 2। ठीक है, यानी पहले कोश में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2। ओके, उससे ज़्यादा नहीं रह पाएंगे। दूसरा, अगर यदि n बराबर कितना है, 2 है, तो 2 दूनी कितना होता है, 4, और 4 दूनी 8। तो दूसरा जो कोश है L वाला, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन भरा सकते हैं, 8। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं भरा सकते। आप चाहें उसमें 9 भर जाएं तो L में पॉसिबल नहीं है। M 3 तिया 9। ठीक है, 3 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, और 9 का 2 में गुणा किया तो कितना हो गया, 18। ओके, 4 छुके 16 और 16 का गुणा 2 में किया तो 32। इस तरह से इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन 2 भरा सकते हैं, इसमें 8 भरा सकते हैं, इसमें 18 भरा सकते हैं और इसमें 32 भरा सकते हैं।
तो इस तरह से हम क्या करते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या को पहचानते हैं कि वो परमाणु किस कोश में उपस्थित है। अगर जैसे 1s2, 2s2, 2p3 ये आया, मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम निकालते हैं तो उसमें आखिरी वाला हम देखेंगे, तो आखिरी में अगर 2 यहाँ पर शुरू में 2 लिखा हुआ है, यानी उसमें मुख्य क्वांटम संख्या जो होती है उसकी जो संख्या क्या होगी, वो 2 होगी, यानी वो कौन से एल उपकोश में उपस्थित है। ओके, यहाँ पर के है, के बाद कौन आता है, एल। तो यहाँ पर अगर 2 है, एन बराबर कितना है 2, यहाँ पर आपको दिख रहा है, आखिरी वाला देखना हमें आखिरी में कौन सा आया, ठीक है। तो आखिरी में यदि यहाँ पर 2 आया है ये शुरू में, तो यानी n बराबर कितना है 2, यानी वो 2 कौन से वाले उपकोश में, एल वाले, इसमें वो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि इस परमाणु का मुख्य कोश कौन सा है। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, द्विवंशी क्वांटम संख्या के। इसे हम काय से प्रदर्शित करते हैं, एल से। ओके, यह वह संख्या है जिसके अंतर्गत उपकोशों की संख्या के, यहाँ तो हम मुख्य कोश देख रहे थे कि के है, एल है, एम है, एन है, ठीक है। अब उसमें भी उपकोश होते हैं, ठीक है। जैसे एस उपकोश, जैसे हम बात करें एस, पी, डी और एफ, 4 उपकोश होते हैं, ठीक है। तो जो पहला उपकोश होता है उसमें तो मात्र एस होता है। एल उपकोश में एस और पी दोनों होते हैं। जो एम होता है उसमें डी और इंक्लूड हो जाता है, एस भी होता है, पी भी होता है, डी भी होता है, ठीक है। और जो एन वाला उपकोश है वो और आकार में बड़ा हो गया, तो एस, पी, डी, एफ, 4 उपकोश उसमें होते हैं, ठीक है। तो ये जो उपकोश होते हैं, अब पहले तो अपन ने मुख्य कोश देख लिया। जैसे एक घर है तो सबसे पहले तो हमने ये देख लिया कि परमाणु इस घर में है, इस घर में है, इस घर में है, किस घर में है, तो वो तो मुख्य कोश देख लिया हमने, इस घर में है। अब हमें उसमें भी देखना है कि उसमें कौन से कमरे में है, ठीक है। यानी इसमें भी अलग अलग कमरे होते हैं। जैसे एल में कितने कमरे होते हैं, 2, ठीक है। अगर हम एम की बात करें तो उसमें एस, पी और डी तीनों होते हैं। एन की बात करें तो एफ भी इंक्लूड होता है। तो आकार बढ़ता जाएगा तो उसमें कमरे भी बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो अब हमें ये बताना है कि मुख्य कोश में भी, मुख्य कोश तो अपना जैसे ये अपन ने देख लिया था, के में है, एल में है, एम में है या एन में है। सपोज दैट एन में है कोई, तो ये तो मुख्य कोश हो गया परमाणु का। अब उसमें भी हमको ये देखना है कि वो एस में है, पी में है, डी में है या फिर एफ में है। ओके, तो एस, पी, डी, एफ ये क्या है, उनके उपकोश हैं। तो ये उपकोशों की संख्या हम किसके माध्यम से पता करते हैं, द्विवंशी क्वांटम संख्या के माध्यम से। इसे हम एल से प्रदर्शित करते हैं। ओके, जैसे मैंने आपको ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में दिखाया था, वो एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1s2, 2s2, 2p3। ओके, तो यहाँ पर ये जो 2 है ये तो मुख्य कोश की संख्या हो गई कि ये दूसरे कोश में है। अब हम देखें किसके बारे में बात करेंगे, पी के बारे में, ठीक है। दूसरे कोश में जैसे एन कितना हो गया, 2, ठीक है। अब दूसरे कोश में अब हम किस उपकोश में है, एन में कौन सा उपकोश, पी उपकोश में। तो द्विवंशी क्वांटम संख्या के माध्यम से हम ये पता करते हैं कि वो किस उपकोश में उपस्थित है। ओके, ये मुख्य कोश हो गया, ये उसका उपकोश हो गया। आ गई दोनों चीज़ें समझ में। ये अपनी क्वांटम संख्या हो गई दूसरी। अब हम बात करते हैं किसकी, तीसरी क्वांटम संख्या की। चलिए, तीसरी क्वांटम संख्या होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या को हम एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे, एम से। यदि किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र में किसी परमाणु के स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है तो उसे हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या के द्वारा, ठीक है। जो मुख्य जो स्पेक्ट्रम होता है, वो जो रेखा होती है वो कितनी मात्रा में विपाटित हुई यानी विघटित हुई, उसको हम चुंबकीय क्वांटम संख्या के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यदि हम चुंबकीय क्षेत्र में विपाटन देखें तो उसे जीमान प्रभाव कहते हैं। कभी कभी डेफिनेशन पूछ लेते हैं कि जीमान प्रभाव क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रम का जो विपाटन होता है उसे जीमान प्रभाव कहते हैं, और विद्युत क्षेत्र में जो विपाटन होता है उसे स्टार्क प्रभाव कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में अगर विपाटन होगा, चुंबकीय क्षेत्र में विपाटन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जीमान प्रभाव, जीमान प्रभाव। और यही चीज अगर हम विद्युत क्षेत्र में देखें, विद्युत क्षेत्र में विपाटन को स्टार्क प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टार्क प्रभाव।
ओके। और इसे हम काय से प्रदर्शित करते हैं, एम से। मतलब इसमें ये है मोस्टली जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें किस तरह से विपाटन हो रहा है उसका हम अध्ययन करते हैं। इसके लिए भी वो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 1s2 2s2। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये जो मैं निकाल रही हूँ ये चीज़ किस तरह से निकालते हैं ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊँगी। मैं अभी एक ही एग्जाम्पल इसलिए ले रही हूँ कि आपको रटना नहीं पड़े। अपन ने ये मुख्य क्वांटम संख्या देखी थी, ये उसके उपकोषों की संख्या देखी थी। अब हम चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या किससे निकालेंगे, इससे। ठीक है, दोनों चीज़ें इसी से निकलेंगी। अब देखिए पी जो उपकोष होता है ना, उसमें ये आपको ध्यान रखना होगा, अगर एस में कोई चीज़ आती है, आखिरी में अगर एस होता है, यहाँ पे जितनी भी बड़ी चीज़ सीरीज़ हो उसमें अगर आखिरी में यहाँ एस आए तो एस आए तो हमेशा आपको एक कक्षा की बनाना है। ठीक है, एक उपकोष रहेगा यहाँ पे। उसके बाद में अगर पी आए आखिरी में तो आपको यहाँ पर कितने लेने पड़ेंगे, 3 उपकोष। होता ही है, जो पी होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन भराते हैं, 6। कितने इलेक्ट्रॉन भराते हैं, 6। एस में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन भराते हैं, 2। ठीक है, अब मैं डी की बात करूँ, यहाँ यदि यहाँ पी की जगह क्या होता, डी होता, तो डी होता तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भराते हैं 10, यानी उपकोष कितने हो जाएंगे, 5। 1 2 3 4 5। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा कितने, 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन भरा सकते हैं। इसी तरह से यदि मैं एफ की बात करूँ तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 14 भरा सकते हैं, यानी उपकोषों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, इसमें तो ये 0 पे रहता है, इसमें 0 पे, इधर -1 और इधर +1। 0 यहाँ पर -1 -2, यहाँ पर +1 +2, यहाँ पर 0 -1 -2 -3 +1 +2 +3। ठीक है, इस तरह से हमको लिखना है। ये विपाटन हो गया रेखाओं का। ठीक है, अब यहाँ पर देखें अपन, पी कितने हैं यहाँ पे, 3, तो पी वाले पे आ जाओ। पी कितने हैं, 3, तो पहले हर कोश में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा तभी हम दूसरा भरेंगे। 1 2 3। अगर यहाँ पर 4 होता तो अब मैं फिर उल्टा वाला यहाँ पर भरती, 1 2 3 और फिर चौथा आता यहाँ, 5वां आता यहाँ, 6ठा आता यहाँ। इसके लिए अपन और एग्जाम्पल देखेंगे। तो आपने ये देख लिया, यहाँ 3 था तो मैंने पहले 1 2 3। हुंड का नियम होता है, जब तक पूरे उपकोषों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाए तब तक वो युग्मित नहीं होते। तो हम 2 तब तक नहीं भर सकते जब तक कि सब में एक एक नहीं हो जाए। तो 3 थे यहाँ पे तो मैंने तीनों भर दिए। ओके, तो यहाँ पर अपन ने ये जो भरा है तो ये आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में आया, पहले मैंने इसमें भरा, फिर इसमें भरा, फिर इसमें भरा, तो कि आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में आया, +1 में। तो यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या हो गई, +1। ओके, इस तरह से हम निकाल लेते हैं क्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या। लास्ट में जहाँ भर रहे हैं हम वहाँ हमको नीचे देखना है कि क्या आ रहा है। ओके, अब हम आते हैं चक्रण क्वांटम संख्या पे। इसे एस से प्रदर्शित करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि परमाणु किस दिशा में घूम रहा है। अगर घड़ी की सुई की दिशा में घूम रहा है तो वो क्लॉकवाइज है, उसे हम +½ से प्रदर्शित करेंगे अगर घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज, और अगर घड़ी की विपरीत दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज तो उसे हम प्रदर्शित करेंगे -½ से। ठीक है, तो इस तरह से हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर इसी एग्जाम्पल को हम लें तो 1s2 2s2 2p3 में जब मैंने इसमें भरा तो 1 2 3, तो ये सीधा है यानी घड़ी के सुई की दिशा में, इसलिए इसमें s बराबर क्या हो जाएगा, +½ है ना। अगर मैं सपोज दैट यहाँ पर 3 की जगह कितना ले लेती, 4। ठीक है, तो अगर मैं 4 लेती तो P जो है, P में तो 3 ही रहते हैं उपकोष, 1 2 3, यहाँ पर 0, यहाँ पर -1, यहाँ पर +1। तो यहाँ यदि 2p4 है तो पहले 1 2 3, अब युग्मित होगा, तो युग्मित हुआ तो क्या हो गया, 4। इसे थोड़ा आपने डार्क कर लिया। तो अगर ये 4 है तो m बराबर क्या हो जाएगा, यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या हो जाएगी -1। अगर मैं इसकी निकालूंगी तो इसके लिए अगर हम देखें तो m बराबर हो जाएगा -1, और s अगर निकालेंगे तो इसकी दिशा क्या है, विपरीत। सीधी दिशा होती तो +½ लिखते, आखिरी इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या है, विपरीत, अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए s बराबर हो जाएगा -½ ओके, तो इसको मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता देती हूँ। जैसे आपने कार्बन देखा है या ऑक्सीजन, हम किसका एग्जाम्पल लें, ऑक्सीजन का ही ले लें। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8, तो हम यहाँ पर 1s2 2s2 2p4 ऐसे लिखेंगे। घाते जोड़ लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अगली क्लास में समझाऊंगी। 2 2 4 4 और 4 कितने हो गए, 8। तो ये आपका 2p4 आ गया।
अब 2 अगर लिखा हुआ है, सबसे पहले तो आप ये लिख लो N L M S, 4 क्वांटम संख्या निकालनी रहती है। ये मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी, चुंबकीय और चक्रण क्वांटम संख्या। N के लिए हमको शुरू की चीज़ देखनी है, कितना है 2, तो 2 लिख लिया। L के लिए हम देखते हैं ये P, तो यहाँ पर L कितना है, P है, तो P के लिए हम देखते हैं S P D F, ठीक है। तो S के लिए हम L अगर हमको निकालना है तो S के लिए होता है 0, P के लिए होता है 1, D के लिए होता है 2 और F के लिए होता है 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है P, तो P के लिए L की वैल्यू कितनी होती है 1, तो L की वैल्यू आप कितना लिख दोगे 1, ठीक है। M के लिए हमको यहाँ पर इसे देखना होगा, तो यहाँ 4 है, तो पहले तो आप P है, तो P के लिए आप 3 कक्षा की बनाएंगे, 0 -1 +1, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 और ये 4। ये जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है इस पर आपको फोकस करना है, ये काय में आ रहा है -1 में, तो -1, इसका चक्रण कैसा है विपरीत, तो आपको लिखना है -12। इस तरह से हम चारों क्वांटम संख्या निकाल लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बाकी डिटेल में आपको अगली क्लास में समझाऊंगी। ओके, चलिए धन्यवाद।